देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, यह बात तब की है जब मैं बीटेक के सेकंड ईयर में था। मैं अपने दोस्त मनोज और रीतू के साथ अपना बीटेक कोर्स कंप्लीट कर रहा था। वो दोनों मेरे क्लासमेट्स ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे दोस्त भी थे। उस समय तक हमारा सेकंड ईयर का सेमेस्टर एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया था और उसके बाद हमको हमारे फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करने थे, जिनके हिसाब से हमें सेकंड ईयर के मार्क्स मिलने वाले थे। प्रोजेक्ट 3-3 के ग्रुप में बनाना था, इसलिए मैं और मेरे दोनों दोस्त एक साथ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। प्रोजेक्ट में कोई आधुनिक डिवाइस बनाकर हम लोगों को दिखाना था, इसलिए हमें 1 महीने की छुट्टी भी मिली थी। हमें पहले से ही पता था कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला है, तो हमने इस पर काफ़ी समय पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था। इस कारण जो काम हमारा 1 महीने में होने वाला था वह 15 दिनों में ही हो गया और बाकी के बचे हुए 15 दिन में हमने सोचा कि क्या किया जाए। इसी सोच में हम शाम को बैठे हुए थे कि तभी मेरे दोस्त मनोज के गांव से कॉल आ गया। शायद कोई ज़मीन का मसला था। तभी हम दोनों ने सोचा कि बाकी के 15 दिन तो कॉलेज भी नहीं जाएंगे और मनोज भी नहीं रहेगा, तो वैसे भी हम बहुत बोर हो जाएंगे, तो इसलिए हम भी मनोज के साथ उसके गांव ही चलते हैं। मनोज तो यह बात सुनकर बहुत खुश हो गया और उसने हमारे लिए भी टिकट करवा ली। बिना किसी देरी के रात तक हमने अपना पूरा सामान बांध लिया और अगली सुबह के सवेरे सवेरे ट्रेन से निकल गए। मनोज का घर आसाम में आता था, जो हमारे शहर से काफ़ी दूर था, इसलिए हमें जाने में 2 दिन का समय भी लगता। हमारी वैसे भी छुट्टियां चल रही थी, तो हमारे लिए कोई चिंता की बात नहीं थी। काफ़ी दिनों बाद मैं ट्रेन में बैठा था, तो ऐसा लग रहा था कि ट्रेन तो आज प्रकाश की भी गति से तेज चल रही है। मुझे उस समय बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। ट्रेन के पटरियों पर चलने की वजह से जो आवाज़ें बन रही थी, उससे पूरा वातावरण गूंज रहा था। उस दिन रात तक हमने आधा सफ़र पूरा कर लिया था। अब लगभग बस आधे दिन का सफ़र बाकी था, जो अगले दिन के शाम तक ख़त्म हो गया। इस सफ़र के दौरान मनोज ने हमें अपने गांव के बारे में बहुत सी बातें बताईं, जिनमें से कई सारी बातें बहुत अजीब भी थीं। गांव में बहुत सारे सख्त कानून भी बने हुए थे, जो हर गांव के बाहर से आने वाले को मानने पड़ते थे। हमने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हम लोग लगभग 2 दिन के सफ़र के बाद रात के वक्त गांव पहुंच गए। स्टेशन से गांव की अच्छी खासी दूरी थी, पर वह तो हमारा नसीब अच्छा था कि इतनी रात को भी हमें टैक्सी मिल गई। गांव का रास्ता एक बड़े भांग वाले जंगल से होते हुए जा रहा था। रात बहुत ज़्यादा अंधेरी थी, जिसमें जंगल एक डरावनी परछाई लग रहा था। मुझे उस समय सिर्फ जंगली जानवरों का डर लग रहा था। मनोज ने हमें गांव के बारे में और भी बातें बताई थीं, जैसे उसका गांव काला जादू और तंत्र मंत्र से भरा हुआ है। वहाँ पर यह सब चीज़ें बहुत प्रचलित हैं और कोई भी इन चीज़ों का वहाँ पर मजाक नहीं उड़ाता। आत्माएं, भूत, इनका अस्तित्व बहुत समान होता है और गांव के बनाए गए नियमों को ना मानने पर वो प्रेत आत्मा इंसानों पर हावी हो जाती है। इसी से जुड़े मनोज ने बहुत सारे गांव के किस्से सुनाए, जो बिल्कुल भी कोई तर्क नहीं बताते थे। मनोज एक बीटेक स्टूडेंट था, पर उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। आखिरकार हम गांव देर रात 1 बजे पहुंचे। इस बार भी इंडियन रेलवे ने अपना चमत्कार दिखाया और कुछ 2 घंटा लेट ही उतारा था। यही एक कारण था कि हम लोग बहुत लेट पहुंचे थे। जब मनोज के घर पहुंचे तो देखने से ही वह घर काफ़ी अच्छी तरह का प्रतीत हो रहा था। घर के बाहर बहुत अजीब अजीब तरह की चीज़ें लटकी हुई थीं। तभी हमें अंदर से आवाज़ आई। मनोज की माँ मनोज को पुकार रही थी। मनोज ने बाहर आकर बताया कि हमें इतनी रात तक यहाँ नहीं पहुँचना चाहिए था। रात के 12 बजे के बाद गांव में बाहर निकलना मना है, या तो हमें सुबह या शाम तक आना चाहिए था। उस गांव में एक बहुत अजीब सी चीज़ थी
कि वहाँ पर दरवाजे नहीं थे। मैंने इसका कारण मनोज से पूछा तो उसका जवाब मिला कि यह मानते हैं कि दरवाज़ा रखना आत्माओं को रोकने के बराबर होता है। इस तरह से हम आत्माओं का विरोध करते हैं और यहाँ आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों को बहुत सम्मान दिया जाता है। मैंने उससे पूछा तो यहाँ पर चोरी नहीं होती? तो उसने कहा नहीं, यहाँ आज तक चोरी हुई नहीं है और जिसने भी चोरी की है उसकी बहुत बुरी दशा हुई है। किसी को नहीं पता ये कैसे होता है, पर चोरी करने वाले के साथ अपने आप ही बहुत बुरा होने लगता है और अंत में उसे चुराए गए सामान को उसी जगह पर रखना पड़ता है जहाँ से उसने चुराया था। इन सब चीज़ों का कोई प्रमाण तो नहीं है, पर यहाँ के लोग मानते हैं और मैं खुद भी इन सभी चीज़ों का बचपन में अनुभव कर चुका हूँ। फिर हम उसके घर के अंदर गए तो मनोज की मम्मी ने कटोरी में कुछ मिर्ची और नींबू को एक साथ चलाकर हमारे चारों तरफ घुमाया। दिखने में यह कोई विधि जैसी लग रही थी। मनोज ने कहा कि हमारे पीछे कोई शक्ति ना आ गई हो, इसलिए ऐसा किया जाता है। हमने फिर भी इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया। मनोज हमें छोड़कर अगले कमरे में ही सो रहा था। खाना वगैरह करते के साथ ही 2-2:30 बज गए थे। मुझे भी कोई खास नींद नहीं आ रही थी क्योंकि ट्रेन में मैंने अपनी नींद पूरी जो कर ली थी। तो मैं कुछ समय तक कमरे में ही लेटा रहा। फिर कुछ देर बाद मैं गाना सुनता हुआ घर से बाहर निकला। तब सुबह के 4 बज रहे थे। मैं अभी घर से बाहर निकल ही रहा था कि मनोज की मम्मी की आंख खुल गई और उन्होंने तुरंत ही मुझे रोक लिया। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, आज की आधी रात के पहर से लेकर सवेरे सूरज की पहली किरण फूटने से पहले घर से निकलना साफ खतरनाक है। यह बात मुझे बहुत अजीब लगी। इससे भी अजीब बात तो ये थी कि अब मुझे मजबूरन बिस्तर पर जाकर लेटना पड़ा। इसी पर पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। और इस बार मैं काफ़ी देर बाद उठा और जब मैं उठा तब तक सुबह के 10 बज चुके थे। और मेरे उठते ही मैं सबसे पहले घर से बाहर गया और जो नज़ारा मैंने देखा वह हैरान करने वाला था। वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। भले ही वो जगह छोटे छोटे जंगलों से घिरी हुई थी, पर यह दृश्य मनमोहक था। उस पूरे दिन मनोज ने हमें पूरे गांव में घुमाया। वहाँ की सबसे फेमस मिठाई भी हम लोगों को खिलाई। उस दिन घर में कुछ अलग बना था। वैसे तो मुझे उसका नाम ही नहीं मालूम, पर खाने में वह बहुत स्वादिष्ट थी। तभी मैंने मनोज को कहा, चले यार बाहर घूम कर आते हैं। मनोज ने कहा, नहीं, अभी शाम ढल चुकी है और आधी रात के पहर में इस तरह गांव में नहीं घूम सकते। इस वक्त हमारे गांव में कोई बाहर नहीं जाता। तभी मैंने उससे कहा, तो भी यार कैसी बातों को मानता है? 12 बजे के बाद क्या हो जाएगा? मैं बस इतना कह ही रहा था कि तभी हमारे दरवाजे के करीब से एक लड़की जोरों से चिल्लाते हुए भागी। हम सीधे दरवाजे के बाहर देखने लगे। उसकी आवाज़ बहुत तेज थी जो सीधे हमारे कानों पर पड़ रही थी। हमने देखा एक लड़की बेसुध हालत में चिल्लाते हुए भागती जा रही है। उसके भागने का तरीका भी बहुत अजीब था। उसको हमारे दरवाजे से आगे निकले कुछ पल भी नहीं हुए थे कि उसके पीछे 4-5 लोग भी भागते हुए हमारे दरवाजे के करीब से गुजरे और थोड़ी दूर जाकर उन सभी लोगों ने उस लड़की को पकड़ लिया। तब तक मनोज की मम्मी भी बाहर आ गई थी और उन्होंने कहा, बेटा तुम लोग अंदर चलो। तभी हम अंदर आकर बैठ गए, पर फिर भी मैं खिड़की से देख रहा था। तभी मैंने देखा कि वह लोग उस लड़की को घसीटते हुए ले जा रहे थे। देखकर मालूम पड़ रहा था कि लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वह लड़की पागलों की तरह चिल्ला रही थी और कुछ अजीब सा ही बड़बड़ा रही थी। तभी अचानक से उस लड़की का चेहरा कुछ क्षणों के लिए मेरी तरफ मुड़ा। उन कुछ क्षणों में उसका चेहरा देखा और इतना ही काफ़ी था मुझे अंदर से हिलाकर रख देने के लिए। उसके चेहरे पर अजीब से खरोंच के निशान थे और एक डरावनी शैतानी हंसी के साथ उसने जैसे ही मेरी तरफ देखा तो मैं देखते ही बहुत डर गया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। मैंने तभी खिड़की भी बंद कर ली, पर बाहर से उस लड़की के चिल्लाने की आवाज़ अभी भी आ ही रही थी। बाद में मैंने सुना कि उस लड़की पर प्रेत आया हुआ था, इसलिए वह ऐसा व्यवहार कर रही थी। और फिर उसके बाद उस रात मुझे
नींद नहीं आई। ऐसे होते हुए 10 दिन बीत चुके थे और मनोज का काम भी अब हो गया था। तभी हमने सोचा कि अगले दिन हम लोग यहाँ से चले भी जाएंगे। फिर टिकट निकलवाने के बाद हम लोगों को सुबह 4 बजे पहुँचना था और फिर हमें घर से आधी रात को ही स्टेशन के लिए निकलना था। इस वाली ट्रेन का समय बहुत ही अजीब था। हमने मनोज की मम्मी को बताया कि हम रात के वक्त चले जाएंगे, पर उन्होंने साफ मना कर दिया क्योंकि गांव के हिसाब से 12 बजे के बाद नहीं निकलना चाहिए। हमने उस वक्त हाँ कह दी, पर मैं भी ज़्यादा समय यहाँ पर रुकना नहीं चाहता था क्योंकि भले हमारा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया हो, पर उसकी जांच तो हमें करनी ही थी और उसके लिए हमें समय भी चाहिए था, तो हमें जल्दी ही जाना था। तब मैंने फैसला किया कि हम रात को बिना बताए निकल जाएंगे। मनोज तो पहले मना ही कर रहा था, फिर हमने उसे जैसे तैसे मना लिया, पर फिर भी वह बहुत डरा हुआ था। अब रात के 11 बजे के आसपास हम घर से छुपते छुपाते हुए बाहर निकले। हमने अपना सामान पहले ही बांध लिया था और हम स्टेशन के लिए निकल भी गए। हम आधे गांव पार ही हुए थे कि तभी रितु ने अजीब सी आवाज़ में कुछ बोलना शुरू कर दिया। हमने उससे पूछा क्या हुआ, पर उसने कुछ नहीं बोला। हमने उसे दोबारा पूछा, पर वो अजीब सी ही भाषा में कुछ बड़बड़ा रही थी। रितु कोमट भाषा में कुछ बोल रही थी और मुझे वो भाषा बिल्कुल भी नहीं आती थी, पर मनोज को इस भाषा के बारे में थोड़ा बहुत मालूम था। रितु हमारे किसी सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। हाँ, तभी रितु ने अचानक से मुझ पर हमला कर दिया। वो मेरी बात नहीं सुन रही थी, वो किसी पागलों की तरह व्यवहार कर रही थी। मनोज रितु को पकड़ने की कोशिश करने लगा, पर उसका बल पर्याप्त नहीं था। मैं भी खुद को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहा था, पर उस वक्त मैं रितु के हाव भाव देखकर बहुत डरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि रितु पर कुछ हावी है। हमारी चिल्लाहट सुनकर कुछ लोग बड़ी तेजी से घर से बाहर आ गए। उन लोगों ने रितु को बाल से पकड़ा। दिखने में उन लोगों का बल भी रितु पर सक्षम नहीं हो रहा था। फिर किसी तरह उन लोगों ने रितु को मनोज के घर पहुंचा दिया। तब तक मनोज की मम्मी को भी सब कुछ मालूम हो गया था। आंटी ने रितु को बाजू वाले कमरे में लेकर गई और वहां पर कुछ औरतें भी आ गईं और कमरे के अंदर कुछ विधि करनी शुरू कर दी। मुझे ज़्यादा इसके बारे में पता तो नहीं था, पर वो लोग तब किसी भूत को भगाने की विधि ही कर रहे थे। शायद रितु पर तब कोई काली शक्ति हावी हो गई थी। कमरे के अंदर से बहुत डरावनी और रितु के खतरनाक चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। उसकी चीख मानो पूरे घर में गूंज रही थी। मुझे भी अब तक इन चीज़ों पे विश्वास होना शुरू हो गया था, क्योंकि ये चीज़ें तो अब मेरे सामने ही हो रही थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि मनोज की मम्मी को तंत्र विद्या में अच्छी खासी महारत हासिल थी। वैसे देखने में ऐसा लग रहा था कि पूरे गांव को ही जादू टोने में अच्छी खासी जानकारी थी। वहाँ का वातावरण, रहने का व्यवहार, यह सारी चीज़ें अच्छे से इन चीज़ों को दर्शा रही थी। कुछ समय बाद जब रितु की हालत अच्छी हुई, तब उसे पीछे का कुछ याद नहीं था। किसी अनजान की तरह वो हमसे बस सवाल ही पूछ रही थी। फिर अगले कुछ दिनों बाद ही हम कॉलेज लौट आए, पर उस घटना ने हमें अंदर से झंझोर कर रख दिया था। दोस्तों, आज तक मैं उस सफ़र की एक एक बात नहीं भूल पाया हूँ, और जब भी मुझे इनसे जुड़ी कुछ बातें सुनने को मिलती हैं, तो इस बार मैं उन पर पहले जैसा अंधविश्वास की नज़रों से बिल्कुल भी नहीं देखता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।